हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन पर। आज की क्लास में जैसा मैंने आपको पिछले बार कहा था कि हम टीचिंग मेथड को कवर करते हुए चलेंगे, तो आज की क्लास में मैं आपके लिए टीचिंग मेथड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ लेकर आया हूँ। रोज़ आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिलती रहेगी। PDF के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश जंक्शन का जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आ जाइए फटाफट से बिना कोई लेट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, कि पेडागोजी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, ये देखो कहाँ आया हुआ है, यूपी टेट के अंदर फरवरी 2016 के अंदर ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, नॉलेज ऑफ कंटेंट, नॉलेज ऑफ मेथड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव, कि पेडागोजी जो है उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि पेडागोजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होगी। पेडागोजी के अंदर आपका कंटेंट भी आएगा और मेथड भी आएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है। कंटेंट अच्छा हो, मेथड सही हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, अप्रोप्रिएट हो, तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है। क्या करना है कि अच्छा कंटेंट और सही मेथड, यानी नॉलेज ऑफ कंटेंट भी ज़रूरी है और नॉलेज ऑफ मेथड भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, टीचर के पास नॉलेज तो होता है लेकिन मेथड नहीं होते। कई बार क्या होता है, मेथड तो होते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होते। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छा नॉलेज है किसी इंसान को, जैसे आप में से आधे लोग हो सकता है उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो लेकिन डिलीवरी नहीं कर पा रहे हों। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि कंटेंट तो है लेकिन, या कहें कि डिलीवरी सही से नहीं कर पाए, यानी मेथड उनके पास नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा हो सकता है मेथड अच्छा हो या मेरे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं हो, तो दोनों में से कुछ भी कमी है तो दिक्कतें आती है। तो दोनों ही ज़रूरी है कि कंटेंट भी ज़रूरी हो और सही अप्रोप्रिएट मेथड और अप्रोचेस का यूज़ किया जाना भी सही ज़रूरी है, तो ही आपकी पेडागोजिकल चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ठीक है बात। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेसमेंट क्या है। सी टेट के अंदर सितंबर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है असेसमेंट इज, असेसमेंट क्या है। सी टेट के अंदर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा? असेसमेंट क्या है, कि असेसमेंट जजमेंटल है, कि आप असेसमेंट से किसी को जज करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या प्रोसेस ओरिएंटेड है, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्या है असेसमेंट, जल्दी से बताइए। देखो तीन चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं फटाफट से। देखिए, एक तो होता है मेजरमेंट करना, दूसरा होता है असेसमेंट करना, तीसरा होता है इवैल्यूएशन करना। ठीक है, कि मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट तो जो चीज़ें काउंट हो सकती है, जैसे 7 है, किसी के नंबर 8 है, किसी के 10 है, वहाँ मेजरमेंट काम आता है। असेसमेंट दोनों तरीके की चीज़ें हो गई। इवैल्यूएशन जो होता है वो रिजल्ट है, वो एंड में आता है ना। ये तो क्या है, एंड में आएगा। असेसमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि उस बच्चे के पास नॉलेज डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ों को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। यानी ये क्या है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड है। असेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट या एंड नहीं है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। टीचिंग लर्निंग के दौरान ये चलता रहता है। इससे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को कितनी चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है, कहाँ कमी है। जो यहाँ पे कमी रहती है ना असेसमेंट के दौरान, तब हम क्या करते हैं, रेमीडियल टीचिंग कह सकते हो, या मेथड या अप्रोचेस में हम चेंजेस कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के बाद में फिर से हम रेमीडियल टीचिंग कर सकते हैं। भाई रेमीडियल टीचिंग क्या है, कि सीखने में या क्या गड़बड़ चल रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, वो रेमीडियल के अंदर आता है। तो आप असेसमेंट के बाद में ये कर सकते हो कि अपने मेथड और अप्रोचेस में चेंजेस कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, उसी प्रोसेस का भाग है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट है, ये जजमेंटल पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट,
कि इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है? टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल, पोर्टफोलियोज या ऑरल टेस्टिंग, कि इनमें से कौन सा नहीं है? क्या कह रहा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है? सीटेट सितंबर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? के लिए, लर्निंग के लिए या असेसमेंट के लिए, यानी ड्यूरिंग जो होता है ना वो फॉर्मेटिव होता है। भाई असेसमेंट दो तरह के होते हैं ना, एक तो आप कहते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आप क्या कहते हो? समेटिव्स। ठीक है, फॉर्मेटिव यानी लर्निंग के दौरान और समेटिव्स यानी एंड में। समेटिव्स क्या होता है? एंड है, और ये क्या है भाई? ड्यूरिंग है। कि भाई फॉर्मेटिव तो आपका ड्यूरिंग है और समेटिव्स आपके क्या होते हैं? एंड होते हैं। तो टर्म एंड असेसमेंट नहीं है, बाकी एनेक्डोटल आ जाएगा, पोर्टफोलियोज आ जाएगा, ओरल टेस्टिंग्स भी आ जाएगी। आगे आने वाली क्लासेस में हम एनेक्डोटल क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, ओरल टेस्टिंग क्या होती है, हर एक वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। अभी क्या ध्यान में रखना है कि ये टर्म एंड असेसमेंट नहीं है। टर्म एंड असेसमेंट हम किसे कहते हैं? समेटिव्स को कहते हैं। जो चीज हो गई है उसका टेस्ट करना समेटिव्स के अंदर आएगा, और फॉर्मेटिव क्या होता है? कहां इंप्रूवमेंट करना है, कहां चेंजेस करना है, वो फॉर्मेटिव्स के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर, सिचुएशन समझिएगा, अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स, कि टीचर जो है स्टूडेंट से पूछता है टू असेस देयर क्लासमेट, कि वो अपने सहपाठी का असेसमेंट करे ड्यूरिंग अ डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन के दौरान, कि क्लास में डिबेट कंपटीशन चल रहा है, आपको क्या करना है? अपने सहपाठी या क्लासमेट का असेसमेंट करना है। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज, ये जो असेसमेंट का मेथड है ये क्या होगा? सितंबर 2016 में आया है। इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या फिर ग्रुप असेसमेंट, क्या आएगा बता दीजिए ये भाई। क्या इंडिविजुअल का है, पीयर असेसमेंट का है, सेल्फ असेसमेंट है या ग्रुप असेसमेंट? भाई क्लासमेट का कर रहे हैं ना, तो ये क्या है भाई? पीयर असेसमेंट है। क्लियर हो गई भाई? इंडिविजुअल नहीं है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ तो खुद का हो गया, ग्रुप पूरे करना क्या है? क्लासमेट का करना है, पूरी क्लास का या आपके ग्रुप का नहीं करना। तो ये क्या है? पीयर असेसमेंट है, सहपाठी का या क्लासमेट का असेसमेंट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिएगा अच्छी चीजों से। अ टीचर आस्क्स द लर्नर्स, टीचर जो है लर्नर्स से पूछता है क्या? टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट द टॉपिक, कि टॉपिक के बारे में फटाफट आप सोचे क्या? सेव वाटर एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज, कि टॉपिक पे सोचना है और नोट डाउन भी करना है आइडिया को बिफोर राइटिंग द आर्टिकल ऑन सेव वाटर, कि सेव वाटर जो है इसे लिखने से पहले आपको क्या करना है? टॉपिक के बारे में सोचना है और नोट डाउन करना है, फिर टॉपिक लिखोगे। इसे क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग, असेसमेंट, चेकलिस्ट या ड्रिल। फटाफट से क्वेश्चन को देखिए, बताइएगा इन चारों में से इसे क्या कहा जाता है। फटाफट से बता दीजिए भाई, इन चारों में से क्या आप कहोगे कि सोचने से, लिखने से पहले सोचना है और ये कम करना है? क्या कहोगे इसे? बेटा असेसमेंट नहीं है, चेकलिस्ट नहीं है, ड्रिल नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग का यूज करना है, दिमाग में चीजों को सेट करना है कि किस तरीके के काम आपको करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज? फटाफट से बताइए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। इंग्लिश जो है वो क्या है? इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश भाई? इंग्लिश इंडिया के अंदर सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हो गई आपकी रीजनल। अच्छा, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 8 के अंदर 22 लैंग्वेजेस है, उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं। दूसरी चीज समझिएगा, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश को क्या कहता है भाई? ऑफिशियल भी कहता है। ठीक है बात? अच्छा, एनसीएफ क्या कहता है? 2005 ग्लोबल
लैंग्वेज कहता है। तो ये तीनों चीज़ें ही ध्यान में रखें कि ये सेकेंड लैंग्वेज भी है, ऑफिशियल भी है और आपकी ग्लोबल लैंग्वेज भी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है ये बात? और भी है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई नेहरू जी ने इसे क्या कहा, विंडो लैंग्वेज का। पोजीशन क्या है इसकी, लिंक लैंग्वेज की। स्टेटस क्या है इसका, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पे क्या ध्यान में रखना है, सेकेंड लैंग्वेज। एनसीएफ देता तो मैं ग्लोबल लैंग्वेज के अंदर डाल सकता था। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। कि लैंग्वेज लर्निंग जो है यूपी टेट के अंदर फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंग्वेज लर्निंग कहां से स्टार्ट होती है, बताइएगा। अच्छा, ये तो आप सबको पता है, ये आपने तो याद कर लिया होगा, आधी रात को ये बता दोगे, नींद में ये बता दोगे कि सबसे पहले लिसनिंग आती है। बच्चा पहले सुनता है, उन सुनी हुई चीजों को वो कॉपी करता है, फिर वो रीड करता है, फिर वो राइटिंग करता है। मॉन्टेस्क्यू जो है यहां कॉन्ट्रास्ट करता है, वो कहता है कि पहले राइटिंग आएगी फिर रीडिंग आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर आपकी राइटिंग। ये आपको सीक्वेंसेस ध्यान में रखने। तो स्टार्ट कहां से हो गया भाई, लिसनिंग पे, एंडिंग कहां हो गया, राइटिंग पे। अच्छा, यहां पे ये क्या है, 4 स्किल हो गई, ये इनकी सीक्वेंस। क्वेश्चन पूछ ले सीक्वेंस क्या है, ये इनकी सीक्वेंस हो गई। आपसे पूछ ले एक्टिव स्किल्स कौन सी है इनमें से, एक्टिव स्किल्स कौन सी है भाई इनमें से, LSRW, इनमें से एक्टिव स्किल्स कौन सी है, फटाफट से जवाब दीजिए कि इनमें से एक्टिव स्किल्स कौन सी है। बोलना, स्पीकिंग और राइटिंग, ये एक्टिव है। पैसिव कौन सी हो गई, लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या हो गई, पैसिव। अच्छा, रिसेप्टिव कौन सी है, रिसीव कौन करते हैं, कौन सी चीजें करते हैं, ये रिसीव करते हैं, सुनते हैं ना, रिसेप्टिव हो गई ये। अच्छा, उत्पादन किनका होता है, स्पीकिंग का और राइटिंग का, ये क्या हो गई भाई, प्रोडक्टिव हो गई। क्लियर हो गई बात? ये तो ये एक्टिव स्किल्स है, प्रोडक्टिव है, ये रिसेप्टिव है, पैसिव है, ये इनके सीक्वेंस है। स्टार्ट किससे होती है भाई, स्टार्ट होती है लिसनिंग स्किल से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सम पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। समझिएगा सिचुएशन को, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, परिस्थिति को समझिए क्या कह रहा है कि सम पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के कुछ पेरेंट्स हैं जिनके लर्निंग डिफिकल्टीज है, मे हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेंस, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से जो वास्तविक नहीं है, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। द टीचर कैन सपोर्ट सच स्टूडेंट्स बाय, टीचर स्टूडेंट को कैसे सपोर्ट करेगा। मानिए कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं 90% प्लस लाऊंगा, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा हूँ, और हो सकता है मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज ही नहीं हो कि मैं 90% ला सकूं। तो टीचर कैसे उन्हें बताएगा, preceding them to liaise with other students, explaining to the parents about the child's characteristics and abilities, providing instructions for dealing with the students at home, making a clear to reference to the learning objectives। क्या करें इनमें से? ऑब्वियस ये बात है, क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और उनके पेरेंट्स को क्या कहूंगा कि सर ऐसा है कि आपके बच्चे की जो एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 70% वाले ही हैं, आप उसे फोर्स करके 90% की तरफ मत ले जाएं। क्योंकि देखो बच्चे क्या होते हैं, कुछ एकेडमिक में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, हर जगह परफेक्शन नहीं आता, कुछ इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, हो सकता है स्पोर्ट्स के प्रति अच्छा हो, एबिलिटीज कैसी है, स्पोर्ट्स के प्रति अच्छा हो, या मैथमेटिक्स इसकी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज क्या है बच्चे की, वो उनके पेरेंट्स को बताएंगे, ताकि हम ये कह सके कि इसके अकॉर्डिंग इसके इतने नंबर आते हैं। हाँ, उस एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स से कम आता है तो दूसरा ऑप्शन सोचेंगे, लेकिन उसकी एबिलिटीज ही जब 70% की है, आप उससे 90% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजुकेटर्स यूज यूट्यूब टू टीच विजुअल लर्नर्स। ये सीटेट के अंदर 2014 में पूछा गया है
कि एडुकेटर्स जो हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं और podcast for auditory learners and interactive games for tactile learners in a language class. Here, multimedia caters to individual क्या है, linguistic differences, learning style, authentic second language या learning disabilities. क्या है ये learning style है, differences नहीं है, linguistic differences नहीं है. This is a learning style. ये learning style है कि चीज़ें जो है इस तरीके से हम सीख सकते हैं. ठीक बात ये कि अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो ये लर्निंग स्टाइल के अंदर आ जाएगा. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम लैंग्वेज इज प्रमोटेड इन अ नेचुरल वे, एक्वायर्ड, लर्न्ड और टॉट. कि होम लैंग्वेज प्रमोट की जाती है, एक्वायर. देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्विजिशन, दूसरा होता है लर्निंग. क्या कहा कि फर्स्ट वर्ड है एक्विजिशन और सेकंड वर्ड है आपका लर्निंग. तो एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं? एक्विजिशन नेचुरली एक्वायर की जाती है, लर्न नहीं की जाती. भाषा हमेशा सीखी जाती है, लर्न की जाती है, और जो आपकी बोली है वो एक्वायर होती है. और होम लैंग्वेज क्या है? बोली है, भाषा नहीं है. और बोली क्या होती है भाई? एक्वायर की जाती है. तो होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे. ये नेचुरली आती है, अपने आप बच्चा सीखता है, अपने पेरेंट्स को कॉपी करके वो सीखता है. तो होम लैंग्वेज जो है वो एक्वायर की जाती है, लर्न नहीं की जाती है. तो होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे. यही फर्क है एक्विजिशन और लर्निंग के अंदर. चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल teaching the learners in their mother tongue at a primary level. कि जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा सही नहीं? पहला ऑप्शन, इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग. देखो क्या पूछा है, नॉट ट्रू. कौन सा सही ऑप्शन नहीं है? देखो क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं. कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है, और कई बार पूछता है इनमें से कौन सा सही नहीं है. तो पूछा है नॉट ट्रू, सत्य कथन कौन सा नहीं है. पहला देखिए, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट. बिल्कुल, मदर टंग की हेल्प लोगे तो बच्चा क्या करता है? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है ना, मदर टंग की यूज की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट उस बच्चे को मिलता है. इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड. बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा. इट मेक्स लर्निंग इजी, बिल्कुल लर्निंग इजी होती है. इट इज हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का यहां कोई लेना देना नहीं है. यहां बात किसकी हो रही है भाई? यहां बात सिर्फ भाषा की हो रही है, तो ऐसा ही रहेगा. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन. अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले आधुनिक कौन से थे? रिफॉर्मिस्ट कौन से थे? आप सबको अच्छे से याद होगा, राजा राम मोहन राय. ये क्या थे? एक रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश को बहुत सपोर्ट किया था, राजा राम मोहन राय ने. ठीक है, चलिए इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है. अगला क्वेश्चन है, वोकैबुलरी इन द टारगेट लैंग्वेज शुड बी केप्ड अंडर कंट्रोल. की वोकैबुलरी जो है एग्जाम्पल ग्रेडिंग सही होने, दिस कैन बी डन बाय. ये कैसे सही किया जा सकता है उसकी बात करते हैं. टीचर्स प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ वर्ड, कि एक शॉर्ट लिस्ट दे दो शब्दों की जो कॉमनली यूज हो. स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल सिचुएशन. देखो भाषा है, भाषा हमेशा कैसे सीखी जाती है, आप यूज करें. ठीक है बात. इंग्लिश अगर सीखने की बात होगी, मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सीख नहीं पाएंगे जब तक कि आप उस भाषा का यूज नहीं करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग कैसी आएगी? रियल सिचुएशन से ही आएगी. ये नहीं है कि ग्रेडेड लिस्ट ऑफ नए वर्ड दे दो सीख जाएगा, नहीं. प्रिस्क्राइब्ड बुक एंड टेक वोकैबुलरी क्विज ले लो, नहीं. अगर आप, जैसे मैंने आज आपके लिए कोई वर्ड लिखा है ना, तब तक आपको याद रहेगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, है ना. लेकिन अगर उसी वर्ड को आपने 8-10 बार यूज कर लिया ना सेंटेंस के अंदर, लाइफ टाइम नहीं बोलोगे, ये कन्फर्म है. ठीक है बात. तो ये ध्यान में रखना कि रियल सिचुएशन में उस वर्ड का यूज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगला, टू अचीव
CTET के अंदर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टू अचीव कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को अचीव करने के लिए लर्निंग नीड टू बी कॉम्पिटेंट इन 4 एस्पेक्ट, कि 4 चीज़ों में जरूरी है क्या? लिंग्विस्टिक अच्छा हो, सोशियो लिंग्विस्टिक अच्छा हो, डिस्कोर्स अच्छा हो एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस अच्छा हो। हियर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कंसर्न स्टूडेंट। लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है? यूज ऑफ सिंटैक्स, लेक्सिक्स एंड स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग ऑफ व्हाट दे कम्युनिकेट नहीं, यूज ऑफ फॉर्मेट्स नहीं, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब सिंटैक्स, लेक्सिकल वर्ड, स्ट्रक्चर, ये क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। भाषा की कॉम्पिटेंस उसके सिंटैक्स पे, उनके लेक्सिकल्स पे, उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें। 15 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। इन 15 क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, देखना है कि बाकी 3 ऑप्शन सर ने क्यों नहीं टिक किए हैं, ये ध्यान में रखना। विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग की क्वालिटी इनमें से क्या नहीं है? लेगिबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, स्पेसिंग, absence of uniformity in the size of letters। साफ दिख रहा, लेगिबिलिटी तो होनी चाहिए, डिस्टिंक्टनेस होनी चाहिए, पहचान सको, स्पेसिंग होनी चाहिए, absence of यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर। लेटर के जो साइज है उनमें absence नहीं चलेगा, वो इक्वली होने जरूरी है। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, ठीक है। बात आगे की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और भी क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए खूब दबा के, ठीक है। जितना आप इसे सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए मैं और अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा, ठीक है। बात चलिए अगली क्लास के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे जल्दी ही रूबरू होऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।